अगर हम बात करते हैं हम सफ़र की, अगर हम मनुष्य के जीवन को एक सफ़र मानते हैं तो ये भी है इस सफ़र की मंजिल क्या है। वो अपनी मंजिलें नित नई बनाता रहता है। क्या मंजिल सफ़र में रहना है या एक मंजिल को पा लेने के बाद दूसरी मंजिल की ओर बढ़ना। मुझे लगता है कि सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर मंजिल तक पहुंचने के बाद में एक नई मंजिल का रास्ता जो खुलता है वो है आपकी असली मंजिल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो आज हम उसी मंजिल, उसी टारगेट के बारे में बात करने वाले हैं। करियर सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम 2025। इस विषय में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़े हैं। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर महेश वर्मा जी का। आप कुलपति हैं सर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। डॉक्टर महेश वर्मा, बहुत स्वागत जी। और VBSA पर बातचीत करने के लिए हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही बताएं कि ये जो पूरा अधिनियम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम, ये दरअसल है क्या, इसका विचार क्या है। देखिए संजीव जी, अभी आप मंजिल की बात कर रहे थे और सफ़र की बात कर रहे थे, तो हमारे देश की भी जो भविष्य मंजिल है जी, उसको नज़र रखते हुए ये VBSA विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान 2025 ये जो बिल है जो इसे इंट्रोड्यूस किया गया और अभी ये जो है स्टैंडिंग कमेटी के सामने है जी। तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब है फाउंडेशन जी। तो ये एक हायर एजुकेशन को किस तरह से हम एम्पावर करें, किस तरह से उसमें अकाउंटेबिलिटी लाएं, ट्रांसपेरेंसी लाएं, उसको नज़र रखते हुए ये बिल जो है इसको गढ़ा गया है। और इसका अभिप्राय यही है, इसका जो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है NEP 2020 उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें, किस तरह से इस बिल के द्वारा फ्रेमवर्क बना के कैसे हम हायर एजुकेशन को और ऊपर तक लेके जाएं और जो हायर एजुकेशन में अभी कुछ चैलेंजेस हैं उसको हम ओवरकम करके हम किस तरह से हायर एजुकेशन को और हायर दर्जे पे लेके जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ये अधिनियम है जो ये बन रहा है, इस पे बेसिकली कुछ एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं। कहते हैं ना कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड एक्सेलेंस। जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। देखिए अभी जो एग्जिस्टिंग हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको डील करती है UGC, AICTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। सो बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो ये जो बिल आ रहा है इसमें ये सारी जो मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो जो है उसको वो डिसॉल्व हो जाएंगी और उसका जो जगह है ये बिल लेगा। और उससे क्या होगा, जो मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज हैं जी, वो जो सिंगल रेगुलेटरी बॉडी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि इसमें ये भी कहा गया है कि जो भी शिक्षा संस्थान होंगे वो डिग्री अवॉर्डिंग होंगे। दैट मीन्स उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो एक उनकी ऑटोनॉमी होगी, उनकी ट्रांसपेरेंसी होगी क्योंकि वो अपने आप डिस्क्लोजर करेंगे, ग्रीवांस मैकेनिज्म बनाएंगे, क्वालिटी जो है एजुकेशन, क्योंकि वो खुद अपने कोर्सेज को डिसाइड कर सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ला सकते हैं, बहुत सारे न्यू एंड इवॉल्विंग एरियाज में वो कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। तो उसमें क्वालिटी भी जाएगी और एक स्वायत्तता, एक जो ऑटोनॉमी है तो उस पर बहुत एम्फेसिस है। तो ये सारी देखिए कि पारदर्शिता, स्वायत्तता और एक वैश्विक स्तर पे जो हमारा जो चेष्टा है कि हम हायर एजुकेशन को लेके जाएं, वो सब जो है इसमें सम्मिलित है। और इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क रिफॉर्म है कि जो ये मल्टीपल जो बॉडीज है वो सारी बॉडीज जो है, सारी रेगुलेटरी बॉडीज वो इसी बिल में है। दैट मीन्स एक संस्था होगी और जिसके 3 वर्टिकल होंगे। उसमें
विनियमन, दैट मीन्स रेगुलेटरी भी होगा, जी। उसमें गुणवत्ता भी होगा, दैट मीन्स एक्रेडिटेशन भी होगा, और उसमें मानक भी होंगे, स्टैंडर्ड्स भी होंगे। तो 3 वर्टिकल्स होंगे और वो जो है अपना अपना काम करेंगे, बट एक ही बॉडी होगी जो ये सब करेगी। तो ये जो एक रिफॉर्म है कि यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी, और जिसकी वजह से ये अकाउंटेबिलिटी, एक्सेलेंस और ट्रांसपेरेंसी और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको हम कैसे एनहांस करें, वो सब जो है इस पे निहित है। जी बिल्कुल। सर, ये एडमिशन टाइम है, बहुत से बच्चे अब ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की बात करें, कौन से न्यू कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसको बच्चे अवेल कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हर साल बहुत सारे कोर्सेज जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो है जिनमें हमें लगता है कि एडमिशन बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कम है, वो ड्रॉप किए जाते हैं। तो इस साल भी हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे मेडिकल में, सुपर स्पेशलिटी में बहुत सारे कोर्सेज है। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मैं पढ़ना नहीं चाहता, बट इसकी सारी जानकारी जो है वेबसाइट से ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं। और आजकल देखिए, जो बच्चे हैं, वो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत अवेयर हैं, और वो सारे वही कोर्सेज करना चाहते हैं जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड है, टेक्निकल है, प्रोफेशनली ओरिएंटेड है, ताकि वो जो है कि अपना एक सशक्त जो है वो करियर जो है अपना बना सके। तो ये जो है, अब देखिए, बीच में क्या था कि कुछ एक कोर्सेज हैं जिसमें रुचि कम हो जाती है, फिर रुचि आ जाती है। हमने लॉ के कोर्सेज शुरू किए, इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर प्रोग्राम, जिसमें BA LLB BB LLB, दैट मीन अब BA की डिग्री भी मिलेगी और LLB भी। 5 साल का कोर्स में रुचि कम हो गई है, अब बच्चे फिर कहते हैं कि मैं 3 साल की LLB करूंगा ताकि मैं जल्दी से LLB करके अपना करियर। तो इस तरह से ये जो है समय समय के साथ जो है इसमें बच्चों की रुचि जो है वो भी बढ़ती, यानी चेंज होती जाती है, और बच्चे चाहते हैं कि वो अपना एक ऐसा करियर चूज करें जो उनको ना ही अपने देश में बट कहीं विदेश में भी, कहीं बाहर भी जो है उनके जॉब प्रोस्पेक्ट जो है वो बने रहें। डॉक्टर वर्मा, आपकी बात से जो एक महत्वपूर्ण बात, वैसे कई सारे सवाल मन में उठते हैं शिक्षा को लेकर। हमेशा लगता है जब आप जैसा व्यक्ति बैठा हो तो जितनी जानकारी मिल जाए। इसमें आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही वो ये है कि अब ये फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन अब शिक्षा व्यवस्था में आएगा। यानी मैं अगर आज चाहूँ किसी कोर्स में एडमिशन लेना तो मेरे सामने ये विकल्प रहेगा। यानी एक तो मल्टीपल, आप जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं उस कोर्स से, जैसा भी आपने बताया, और जब चाहे आप उस कोर्स में मतलब आपने साइंस स्ट्रीम ले ली और आपकी रुचि अब उसमें आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं अगर ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स में अगर जाता तो शायद बेहतर होता। तो पहले शायद उतना लचीलापन नहीं था, अब रहेगा, आप ये कह रहे हैं। नंबर 1, बिल्कुल। एक मन में प्रश्न ये आता है, जैसे आपने कहा कि कई एजेंसीज थी, UGC या ACT वगैरह या वो और दूसरी, तो उनकी जगह सिर्फ एक, तो क्या एक संस्था होने से उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर या यूं कहिए कि वो फिर सेंट्रलाइज नहीं हो जाएगा सारा? नहीं, मैं मानता हूं, बट देखिए ये अलग अलग वर्टिकल हैं। ओके, संस्था एक होगी पर उसके जो है अलग अलग डिवीजन हो गए। ये उसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही आदमी जो सब चीजें करेगा। तो देयर विल बी अ स्पेशलाइज्ड वर्टिकल, एक तो ये है। कहने का मतलब है कि जो बहुत सारी डुप्लीकेसी है, ओवरलैपिंग है, है ना, वो जो बच जाएगी, तो एक स्टैंड अलोन, एक वेरी फोकस जो है एरिया है एक वर्टिकल का, वो करेगा। बट ये होगा, ये सब चीजें साइमल्टेनियसली होंगी, सो दैट अदरवाइज क्या होता है कि एक बॉडी कुछ कहती है, दूसरी बॉडी कुछ कहती है, उसकी असेसमेंट में कुछ होता है, दूसरी बॉडी में, तो सिंक जो है, एक सिनर्जी है, वो कई बार नहीं आ पाती। तो एक तो ये है कि जो डुप्लीकेसी है या ओवरलैपिंग है वो उससे हम बच सकेंगे। और जो बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इधर नहीं, किस तरह से हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन करें, किस तरह से हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज करें, किस तरह से हम रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ाएं, किस तरह से हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, अब देखिए जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन है वो मात्र लगभग 28.4% है। अगर आप
प्राइमरी एजुकेशन में देखें वो 90% होती जी। है, और वो हायर एजुकेशन तो आते आते थे कितना डिक्लाइन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स चले जाते हैं हाँ, बीच में स्टूडेंट छोड़ के। आते नहीं हायर जी। एजुकेशन में। देखो वो स्कूल में तो आ रहे हैं, पर स्कूल के बाद प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, तो जब वहां तक पहुंचते हैं तो जी। बहुत सारा डिक्लाइन हो जाता है, जी। बच्चे जो है आते नहीं है। तो हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो हायर GR एजुकेशन का है। एनरोलमेंट है उसको हम अभी लगभग 28% है, उसे- तो उसको हम बढ़ा के 50% हाँ, का 50% टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, जी। बट वो उस पे कब तक हम पहुंचे, तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है जो VSBA, ये जो विकसित भारत VBSA, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम जो जी। ये बन रहा है, उसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाएं। तक पहुंचे। तो GR की जो आपने बात की कि वो 50% का लक्ष्य है 2035 तक उसको ले जाने का। लेकिन अभी आपने एक दो बातें जो महत्वपूर्ण की, उन्हीं में से ज़रा बात को आगे बढ़ा लेते हैं। पहली बात ये कि VBSA से हम जो अचीव करना चाहते हैं वो तो आपने वो भी ज़रा समझ लें इन कंपैरिजन टू आज क्या सिचुएशन है। आज हमारी हायर एजुकेशन में ऐसी क्या खामियां या चैलेंजेस आपको लगते हैं जिनको हम VBSA के माध्यम से हम हटा पाएंगे? नहीं, देखिए अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जी। जो है बेसिकली कि एक तो एक्सेस एंड इक्विटी है। देखिए मैं जब GER बढ़ाने की बात करता हूं तो एक्सेस बढ़ा रहा हूं, एक्सेस है, इक्विटी है। जो एक देहात में गांव में बच्चा है उसको भी क्या उतनी ही इक्विटी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, एक तो ये बात है। जी। दूसरा ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देखिए क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्वालिटी जो हमारी एजुकेशन है उसमें बहुत सारी चीजें अभी मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कई बार हम करिकुलम जो है हमारे जो प्रोग्राम्स है उसको हम अपडेट नहीं करते हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं बनाते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, फैकल्टी शॉर्टेज है, तो इस तरह के मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज हैं, और हमारा जो एक ग्लोबल जो रैंकिंग में हमारे इंस्टीट्यूशन है वो कम है। तो बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी लिमिटेशंस है। दूसरी तरफ ये भी है डॉक्टर वर्मा, माफ़ कीजिए आपके यहाँ रोकना चाहूँगा, दूसरी तरफ ये भी है कि अगर ग्लोबल रैंकिंग के उस तरह से अगर हम देखें तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन, टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है भारत का दूसरा नंबर है। हमारे पास जितनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं दुनिया भर में दूसरे नंबर पर हैं। तो देखिए लेकिन क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं अब देखिए टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हम नहीं है। तो देखिए अभी वो भी एक ऑब्जेक्टिव है कि फिलहाल हमने अब रिसर्च की बात करें। देखो इसमें जब हम ग्लोबल रैंकिंग में आते हैं, आज तक हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है, रिसर्च सेंट्रिक नहीं है। स्टूडेंट सेंट्रिक मीन्स स्टूडेंट एजुकेशन सेंट्रिक, रिसर्च जो है एक एडिशनल कंपोनेंट है। जबकि अगर आप ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को देखें और IITs हैं, IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इस तरह के जो संस्थाएं हैं वो बहुत ग्लोबली रैंक्ड है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम जो इसकी रोबस्टनेस, जो हमारी रिसर्च की रोबस्टनेस, इसको बढ़ाएं, हमारी क्वालिटी को बढ़ाएं, किस तरह से इन सब चीजों के द्वारा हम किस तरह से अपनी जो एजुकेशन है मोर रेलिवेंट, more globally recognizable, so that we all, because today it's we have to compete in a globally global world, isn't it? So our students, if our student, हमारे यहाँ के बच्चे कोई भी हायर एजुकेशन अगर वो अचीव करते हैं तो संसार के किसी भी कोने में काम करने के लिए सक्षम होने चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये जो गैप है, जो स्किल गैप है, स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी का गैप है, इंटरनेशनलाइजेशन का जो है हमारी एजुकेशन को किस तरह से और किस तरह से इंडस्ट्री एकेडेमिया का जो कनेक्ट है उसको हम इनहैंस करें, ये सब इनोवेशन कैसे लाएं, ये सब जो चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएं। देखिए जब हम ऑटोनॉमी देंगे, जब इस बिल के द्वारा इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी मिलेगी तो उससे वो जो है बहुत सारी चीजें
खुद कर सकते हैं, बट कई बार ऑटोनॉमी हम मिसयूज भी कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज जब हम ऑटोनॉमी देते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ऑर्डिनरी से एक्सेलेंस की ओर जा सकते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं कि वो ऑटोनॉमी को एक इस तरह का टूल यूज करते हैं कि वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है, बट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ऑटोनॉमी आपको दे तो आप अपने डिसीजन खुद डिसाइड करें, आप अपनी फंडिंग खुद देखें और क्या क्या नए प्रोग्राम कर सकते हैं, क्या बच्चों की नीड है। आप पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आपकी अपना जिम्मा है, तो वो भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि इसके द्वारा हम अपनी हायर एजुकेशन को बहुत और हायर लेवल पे लेके जा सके। बिल्कुल सर, जैसा कि हमें पता है एडमिशन्स का अभी टाइम है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शुरू होने वाला है। बच्चों की मार्क्स की बात करें, हर घर में अभी यही चर्चा है, जिनके अप टू द मार्क्स आए हैं उनके लिए तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं किसी बच्चे के अगर थोड़े से लो मार्क्स हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए रास्ते ख़त्म हो गए हैं या मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर, क्या लगता है? मैं एक बताना चाहता हूं कि जो सीबीएसई इशू अभी सीबीएसई के मार्क्स का है, जो 10+2 के मार्क्स हैं, देखिए मोस्टली जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए सीबीएसई के मार्क्स महज एलिजिबिलिटी होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, यू नो, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं होता। आपके लिए आपको ये जैसे इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा, मेडिकल करना है तो नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे लॉ है उसका क्लैट एग्जाम है, यू नो, सो जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स वो नेशनल लेवल टेस्ट हैं, उसमें सिर्फ सीबीएसई के मार्क्स मात्र एलिजिबिलिटी या क्वालिफाइंग है। अब कुछ एक कोर्सेज ऐसे हैं जिसको सीबीएसई के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, यानी उसके मार्क्स की मेरिट पे एडमिशन मिलेगा। हाँ, ऐसे प्रोग्राम्स में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, बट इंस्टीट्यूशन भी इसको समझते हैं और इंस्टीट्यूशन इसके लिए वेट करेंगे। और बच्चों को, पर मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने अपनी एडमिशन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है, और जो भी उनके एग्जिस्टिंग मार्क्स हैं, आई एम श्योर के बहुत सारे बच्चों ने रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, या उनके मार्क्स जो हैं बढ़ सकते हैं, उसको वेट करते हुए तुरंत वो जो है, जो भी जहां भी उनको एडमिशन लेनी है उसके लिए अप्लाई करें। और अगर बाद में कोई संशोधन होता है, उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो उसको जो भी इंस्टीट्यूशन है जहां भी वो एडमिशन ले रहे हैं वहां उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उसको इट विल बी टेकन केयर ऑफ। बट अगर कहीं एडमिशन हो चुका है, बिकॉज ये उस पर भी निर्भर करता है कि वो एडमिशन प्रक्रिया किस स्टेज पे है, क्योंकि देखिए काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस जो है उसका एक टाइम बाउंड प्रोसेस होता है, और वो अगर वो प्रोसेस ऑन है या खत्म हो गया है तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। बट लार्जली मैंने देखा कि जितने भी ये 10+2 बेस्ड मेरिट एडमिशंस हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूशन इसके लिए तैयार है, और अगर कोई संशोधन होगा तो उसमें बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। जी डॉक्टर वर्मा, जब देश आज़ाद हुआ था तब शायद देश में 17 यूनिवर्सिटीज़ थी, थोड़े से कॉलेजेस थे, और आज के अगर हम दौर की बात करते हैं तो लगभग 1200 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50,000 के करीब कॉलेजेस हैं। वीबीएसए के बाद पहली बात तो ये है कि इसमें क्या बदलाव आएगा, क्या हमारे पास ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़? नहीं, ये बहुत, इसमें क्या होगा कि हर कॉलेज जो है वो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन होगा। ओके, यही तो हम जब ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो हर कॉलेज डिग्री अवार्डिंग होगा, कि हर कॉलेज जो है एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा। तो देखिए वैसा है तो एक कॉलेज पे निर्भर है कि वो अपने आप को किस तरह का बनना चाहता है ना। अगर वो उसकी, देखिए अल्टीमेटली क्या होगा कि वही बिकता है, वही चलता है जिसमें क्रेडिबिलिटी होती है ना। तो एक ये भी है कि आपको अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को एक मार्केट ओरिएंटेड बनाना है, ताकि बच्चे आपके कोर्सेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में रुचि रखें और उसमें उनका इंटरेस्ट हो। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि इसमें जो जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे
वो डिग्री अवार्डिंग हो गई। तो वो कहने का मतलब ये है, तो हाँ कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है, बट दूसरी तरफ ये भी है कि फिर जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनका रोल क्या रहेगा, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुद उनके यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस होते हैं और बहुत सारे एफिलिएटेड भी होते हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, जो उन कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी रेगुलेट करती है, उनकी जो एकेडमिक क्वालिटी है या उनकी बाकी जो एग्जामिनेशन असेसमेंट वो सारी यूनिवर्सिटी करती। तो इसके बाद वो यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने ही कॉलेजेस चलाएगी और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वो खुद डिग्री वार्डिंग हो जाएगी। ये एक इशू है, और मैंने जैसा आपको पहले कहा कि ये तो डबल एज स्वर्ड है। आप चाहो तो अपनी ऑटोनॉमी से आप शिखर की ऊंचाई तक पहुंच जाएं, और आप ये भी चाहो अगर ऑटोनॉमी है तो आप कहीं आप डिक्लाइन कर जाएं, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। बट चेष्टा यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑटोनॉमी देके आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें और हायर एजुकेशन सिस्टम को रोबस्ट, और ये पूरा जो इकोसिस्टम है हायर एजुकेशन में उसको हम स्ट्रेंथन करें। जी ये अभी तो बिल है, जैसे ही ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, जब ये एक्ट बन जाएगा, आपको क्या लगता है वीबीएसए के जो परिणाम हैं ग्रास रूट पर कितना वक्त लगेगा ये बदलाव लाने? नहीं, देखिए कोई भी रिफॉर्म होता है उसको उसका जो इफेक्ट इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। आपने देखा है कि देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी और 2026 हो गया, तो अभी थोड़ा सा उसका इफेक्ट जो है ऑल ओवर जो है वो दिखने लगा है। ये तो महत्वपूर्ण बात कही। हाँ, तो एक इम्पैक्ट और जो फाइनल उसका जो इम्पैक्ट है कि नेशनल रैंकिंग में, नेशनल इंडिकेटर्स में इफेक्ट है, उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं तो ये कहूंगा कि ये 2-3 स्टेजेस हैं। एक शॉर्ट टर्म है, जब आप सेंसिटाइज करते हो, बिल आता है और उसके बाद आप उसको ट्रेन करते हो, स्टाफ को ट्रेन करते हो, तो उसका एक विजिबिलिटी, वो विजिबिलिटी स्टेज है। अगली स्टेज है जिसे हम कहेंगे मिड टर्म, उसमें क्या है कि एक नोटिसिएबल आप चेंज देख रहे हैं। और तीसरी स्टेज है जहां कल्चर शिफ्ट है, फाइनली लॉन्ग टर्म, वो दैट कुड बी कपल ऑफ ईयर्स और मे बी मोर देन दैट, कि जिसमें क्या है कि फाइनली आप एक इफेक्ट देखते हो और एक कल्चरल शिफ्ट आता है, जो ये जिस भावना से ये बिल बना है, ताकि वो जो है ग्रास रूट लेवल पे जो लास्ट पर्सन इन द रो है, जो रिमोट एरिया है, उस पे जाके इसका इफेक्ट आता है। तो उसपे थोड़ा सा ये देखो, इसपे उसपे थोड़ा टाइम लगता है। तो ये एक लंबा प्रक्रिया है, और हम इससे कहेंगे कि एकदम हम कहें तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट हो, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जी, लेकिन यही उम्मीद है कि सबके साथ से सबका विकास होगा और हम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर महेश वर्मा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे व्यूअर्स को दी और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।